प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास नागपुर, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म होता है मार्गशीर्ष माह में, और मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग थोड़े कभी कभी अपने जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति के कारण जल्दबाजी में भी आ जाते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसमें बड़ों का अपमान या अनादर भी हो जाता है। दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु के बल के बढ़ने के कारण व्यक्ति के जीवन में साहस और धैर्य दोनों धारण करना पड़ता है। साहस भी लगानी पड़ती है और धैर्य भी धारण करना पड़ता है। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग प्रेम की भाषा ज़्यादा समझते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति गंभीर और श्रेष्ठ बुद्धि के होने के साथ साथ चिंतन करने वाला मनस्वी भी होता है। शनिवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति इस कुंडली के नवम के साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए नवमेश के साथ साथ अष्टमेश होने के कारण शनिदेव को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष लगता है। इसके कारण कई बार वो जातक के जीवन में परेशानियां भी देते हैं और कई बार अपनी दशा काल में समस्या को मेंटेन करना या लंबा खींच देना और अंततोगत्वा अंतिम में परिणाम जातक के पक्ष में देना, ये सब शनिदेव के कारण होगा। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं। इस अवस्था के कारण व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी या व्यापार करते हुए देखा जाता है। मतलब यहाँ धन एक जैसा नहीं आता है। तो मैं ये बोल रहा था, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करने वाला बनाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसके जो स्वामी देवता हैं वो विश्वे देवा नाम के देवता हैं। सामान्यतया अगर मैं बात कह दूं तो सूर्य और बुध तो ठीक ही बैठे हैं, जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं जी, ठीक है। और उनके ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं। ये मैं सूर्य और बुध को क्यों बीच में ले आया? क्योंकि नक्षत्र के स्वामी सूर्य ही होते हैं। मतलब जब जातक जन्म हुआ तो उसको जन्म के समय पे सूर्य की ही दशा चली थी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और वो अगर जन्म कुंडली में बलवान होके बैठे हैं, बलवान एक और भी तरीके से देखा जाता है कि वो ग्रह जहाँ वो बैठा है उसके ठीक पीछे क्या कोई बढ़िया ग्रह बैठा है या अपनी राशि का बैठा है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ शुक्र बैठे हैं। सूर्य के ऊपर मतलब नक्षत्र के स्वामी के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि है, लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो धन भाव में राहु बैठे हैं कर्क राशि के, जो कई बार कर्क राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। और वो राहु सूर्य को देख रहे हैं जो इस कुंडली के पराक्रमेश हैं, और वो राहु बुध को देख रहे हैं जो इस कुंडली के लग्नेश हैं। तो इस वजह से अब व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा आक्रामक और वस्तु स्थिति के आधार पर अपना निर्णय और अपना नेचर और व्यवहार बदलने वाला भी होता है। धन कमाने के लिए उसे जो मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है वो सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव में राहु बैठे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। साथ ही साथ यज्ञ दान, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, सूर्य की उपासना, क्योंकि सूर्य ही नक्षत्र के स्वामी हैं, जन्म नक्षत्र के। बड़ों का आदर, अपने कुल देवता की पूजा, उपासना, परंपरा और अपनी संस्कृति में विश्वास, नैतिकता का पालन करना, बड़ों का आदर करना, गुरु मंत्र का जप करना और पिता का आदर करना, ये सब आपके जन्म के नक्षत्र को बलवान बनाएंगे। जिसमें जन्मे होने का जो भी दोष लगेगा वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो मैंने मंत्र कहा है ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और साथ ही साथ रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल बंद करें। भोजन में शहद और हल्दी आदि पदार्थों का, कच्ची हल्दी और शहद का सेवन करें। और पीपल नहीं, कपास के वृक्ष की जड़, कपास का जो पौधा होता है, वृक्ष नहीं कपास का पौधा होता है, तो कपास के पौधे की जड़ गले में धारण करना चाहिए रविवार को। साथ ही साथ अगर वृक्ष लगाना चाहते हैं तो आप पीपल या जामुन और साथ ही साथ गुलमोहर के वृक्ष लगा सकते हैं। इसके साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ध्रुव योग, तांबे वगैरह का दान कर सकते हैं। मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल दान करिए।
अनाज वस्तुतः हमारे यहाँ का चावल ही है, गेहूँ हमारे यहाँ का नहीं है। तो आप हमें मैं आपको अगर कुछ दान करने को कहूँगा तो आप दान करिए चावल और मोटा अनाज, मक्का वगैरह हमारे यहाँ का है तो आप वो दान कर सकते हैं। ध्रुव योग में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति ध्रुव की भांति अटल होता है और वो जो भी चीज़ या वस्तु जिसमें वो प्रेम करता है वो प्रायः अविनाशी रखना चाहता है या उसे बहुत वर्षों तक सजा करके एंटिक पीस में विश्वास, जैसे पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें विश्वास रखना और उनका संरक्षण करना, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति का विश्वास रहता है। ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति ध्रुव की भांति होता है, वो बहुत मजबूत होता है, मजबूत शरीर से नहीं बुद्धि से। वणिज कर्ण में होने से व्यापारिक मानसिकता, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहेगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में राजसिक और मनुष्य गण के होने के कारण राजसिक प्रभावों की वृद्धि होगी, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व की प्रधानता होती है और उसमें वो सुखी भी होता है और कभी कभी दुखी भी होता है। मनुष्य के अंदर 16 गुण होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति आदि, ये सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं और वो रहेंगी। हम इसे और भी ज़्यादा बढ़ा करके कैसे सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अपना ध्यान लेके जा सकते हैं, अपने आप को सत्व तत्व की तरफ लेके कैसे जा सकते हैं, जहाँ कोई क्रोध नहीं है, कोई प्रलाप नहीं है, कोई विलाप नहीं है, कोई किसी वस्तु के प्राप्त हो जाने पे है ना स्थित प्रज्ञ बना है, जो सम दुख सुख चितः वाली बात है, जहाँ पे दुख और सुख में व्यक्ति एक जैसा ही रहता है। इसके ही कोशिश व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए इसी को प्राप्त करने की। अब मैं आपको आपकी कुंडली का पंचांग बताया हूँ, जहाँ चंद्रमा पापक थे और वैश्य वर्ण था, मनुष्य गण था और शनिवार को जन्मे थे। शनिदेव आपकी कुंडली में नवम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के नीच के हैं, जिनका नीच भंग लगभग नहीं हुआ है, गुरु के साथ बैठे हैं, इस वजह से काफ़ी हद तक उनमें लाभ दिखेगा। परंतु शनि और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है। पर एक बात और भी है, गुरु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह के कारक क्षेत्रों को समाप्त कर देते हैं। तो शनि न्याय के कारक हैं और अनुशासन के कारक हैं। तो शनि और गुरु जब एक साथ बैठेंगे तो गुरु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है अपने मेन चैनल पे, नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य वाले पे, तो उसमें मैंने बात कही थी कि गुरु के साथ जब कभी भी शनि बैठते हैं ना, तो कई बार वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के कारक क्षेत्र से या उस ग्रह से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है उसके कारक क्षेत्रों में कमजोरी ला देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे शनि धर्म के कारक नहीं होते हैं, धर्म के कारक गुरु होते हैं, धर्म के अधिपति शनि हैं। तो धर्म का बल तो बढ़ेगा क्योंकि शनि और गुरु एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है, पर गुरु शनि के कारक क्षेत्रों की कमजोरी कर देंगे। तो वात के कारक हैं तो शनि वात में, गुरु के कारण वात रोग में कमजोरी आ जाएगी, ये अच्छी बात है। उसके बाद शनि जो है वो न्याय के कारक हैं, तो व्यक्ति में न्याय अन्याय का जो परस्पर जो संतुलन होता है वो व्यक्ति बना लेगा क्योंकि गुरु के संग बैठे हैं। तो ये इस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। अनुशासन व्यक्ति को कई बार कमज़ोर होते हुए भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस बात का बहुत गंभीरता से चिंतन करना होगा कि अब एक सिद्धांत और भी लागू होता है कि कोई भी ग्रह जब अपने किसी भी नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो अपना बल भी कमज़ोर कर लेता है। तो यहाँ पे गुरु अगर 100% परिणाम नहीं करेंगे तो उसका कारण ये होगा कि गुरु शनि के साथ बैठे हैं जो कि नीच के हैं। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली के ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, कितने अंशों पे बैठे हैं, लग्न, नवांश और दशमांश में किस नक्षत्र में बैठे हैं, इसमें यही बात बता देता हूं ताकि आपको भ्रम न हो कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कितने अंशों पे बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में लग्न बना है 1 अंश का, मृगशिरा नक्षत्र। 1 अंश का जो लग्न होता है वो बाल्यावस्था का लग्न होता है और बाल्यावस्था के कारण व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस और जितनी भी चीज़ों का आप विचार करते हैं, स्वास्थ्य भी, इन सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत कमज़ोरी देखने को मिलता है क्योंकि लग्न प्रबुद्ध नहीं है। जब आप प्रबुद्ध हो जाते हैं तो आप में फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, लेकिन आप प्रबुद्ध हैं इस वजह से फ्लक्चुएशन नहीं है। यहाँ लग्न प्रबुद्ध नहीं है, इस वजह से फ्लक्चुएशन संभव है। विचार व्यवहार जो बदल रहे हैं, धारणाएं बदल रही हैं, अवस्था बदल रही है, ये सब कमज़ोर लग्न या लग्न के मान में कमज़ोरी के कारण है। किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन होता है, व्यवहार चिंतन होता है, धर्म अधर्म का चिंतन होता है, सत्य असत्य का चिंतन होता है, वो उसके लग्न में बन रही राशि
और साथ ही साथ लग्न कितने अंशों का है इसके कारण होता है। द्वितीय भाव में राहु बैठ गए और द्वितीय भाव इनिशियल थॉट का होता है, विचारों का बनना जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। और द्वितीय भाव में जब राहु बैठेंगे तो विचारों में घर्षण आएगा और कहीं ना कहीं उसमें एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति के कारण व्यक्ति के विचार थोड़े नेगेटिव भी हो जाएंगे। वाणी भी कई बार कलुषित, कड़वी या कठोर हो सकती है। यहाँ द्वितीय भाव से परिणाम का विचार किया जाता है तो उसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति परिणाम के प्रति ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा। और क्योंकि उस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से चंद्रमा और राहु की दशा में धन हानि के संकेत भी मिलेंगे। राहु वहाँ 10 अंश के बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में। वैसे तो नक्षत्र अच्छा है, उस भाव के अधिपति उस नक्षत्र के स्वामी नीच के हैं, इस वजह से राहु यहाँ पे नीच के नक्षत्र में या जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली में नीच का है। इसके कारण राहु पे एक कमजोरी का दबाव रहेगा, मतलब कई बार आपको परिणाम से थोड़ी दूरी भी या परिणाम से वंचित भी कर सकते हैं। तीसरा और चौथा भाव खाली है। पंचम भाव, तीसरे भाव के स्वामी जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं। इस वजह से ये व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाएंगे, भाई बहनों से सुखी तो बनाएंगे, नौकरी भी देंगे। और राहु से दृष्ट होने के कारण भी व्यक्ति के भाई बहनों से मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को कई बार आत्मविश्वास में कमजोरी के साथ साथ पराक्रम उसका श्रेष्ठ होते देखा जाता है। वो अपने काम पे या फोकस पे अनफोकस में नहीं जाता, क्या बोलते हैं, फोकस में ही रहता है। उसको पता है उसे कहाँ जाना है। और कई बार सूर्य की दशा में अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण उसको अपने किए गए मेहनत पे विश्वास ज़्यादा रहता है। और वो कई बार सूर्य में राहु की दशा में या सूर्य में राहु या राहु में सूर्य की दशा में एक तरफ वो पूरे पराक्रम के साथ किसी भी कार्य में उतरता है और दूसरी तरफ उसका आत्मविश्वास कमज़ोर भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं। इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति का मालिक बनेगा। दिमाग में तात्कालिक परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करना और उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। चतुर्थ और लग्न के अधिपति पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को भ्रामक, बातें करने वाला या कई बार बड़ों का अनादर कर देने वाला भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ से व्यक्ति पिता से सर्वस्व सुख भी प्राप्त करता है और पिता को देना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितने भी पैसे या जितने भी सहयोग उसने अपने पिता से प्राप्त किए हैं वो उसे सूद सहित लौटा दे। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होता और कभी भी ऐसा संभव नहीं होता, पर फिर भी जातक या जातिका इस चीज़ के लिए निश्चित रूप से मेहनत करता है। और उसके दिमाग में जो इस तरीके के विचार बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं, क्योंकि चतुर्थेश और लग्नेश दोनों राहु से दृष्ट हैं। और जो व्यक्ति नौकरी के लिए कोशिश करेगा तो बुध की दशा में उसको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी का लाभ उसको मिलता है, क्योंकि बुध चतुर्थ और लग्न के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। ये अवनति का मार्ग भी खोलते हैं। तो हो सकता है कि एक बार में आपका रिजल्ट ना आए तो 1 से 2, 2 से 3 बार में आपका परिणाम आपके सामने आ जाए। क्लियर है। पंचम भाव में मालव्य योग बन रहा है, उस पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं। शनि नीच के हैं, शुक्र की दृष्टि है शनि पे। शनि और गुरु दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, शुक्र पे दोनों की दृष्टि है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये भाव बलवान हो रहा है। कारण है क्योंकि पंचम भाव पे शुक्रदेव का अकेले और गुरु से दृष्ट होना संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, क्रिएटिविटी, फैशन की समझ, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करना, शुक्र की दशा में संतान और धर्म आदि में लाभ और रुचि पैदा करना, दान, पुण्य, पूजा पाठ। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति मंत्र को जानने वाला था, लेकिन अवस्थागत जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जाएगी और एक वक्त के आने के बाद व्यक्ति पूर्णतया अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ देगा। और ऐसा पंचम भाव के ऊपर गुरु, शनि और शुक्र के प्रभाव के कारण है। जन्म कुंडली में जो शुक्र बैठे हैं वो 12 अंश 39 कला के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, और राहु मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे कमजोरी नहीं है। शुक्र हालांकि फिर भी ठीक बैठे हैं। छठवें भाव में वृश्चिक राशि बनी है, जो मूलतः कई बार व्यक्ति को रोग दे सकती है, जो कई बार अनियमितता, परेशानी, पेट की समस्या, दर्द। हालांकि वो भाव ठीक है, इस वजह से मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध का बैठना और किसी भी पापग्रह में से राहु की दृष्टि के कारण कई बार व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या, आंखों से पानी आना, रिंग का बढ़ जाना आंखों में। उसके बाद बुध वहाँ 6 अंश के बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में, इस वजह से तकनीकी जानकारी। सूर्य 25 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में, इस वजह से दूरदृष्टता का भाव, भविष्य देखना, भविष्य की बातें करना, भविष्य के हिसाब से प्लानिंग करना। जहाँ सबके विचार शांत हो जाते हैं वहाँ व्यक्ति के विचार बनने शुरू होते हैं। तर्क, विद्या, बुद्धि, साहस,
नौकर चाकर से घिरा रहना, शत्रुओं से पराजित होने के बावजूद भी बार बार उन्हें पराजित करने का बल दिखाना और कभी भी हारना नहीं। तर्क बल बहुत अच्छा है, समस्या को समझने की शक्ति अच्छी है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपस्थित करना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, छोटे छोटे टुकड़ों में कागज़ को बटोर के रखना और वक्त पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना, ये सब आपकी कुंडली में उपस्थित है। इतनी सारी चीज़ें हैं। 6वें भाव तक मैंने बात की है। तो ये मैंने 6वें भाव तक आपका ध्यान बताया है। 6वें स्थान तक हमारी बात हो गई, जिसमें सूर्य के बारे में और बुध के बारे में। 7वें स्थान के स्वामी का 7वें भाव को देखना और 9वें भाव के स्वामी के साथ 11वें भाव में बैठना विवाहोपरांत भाग्य का लाभ पर थोड़े मोड़े संघर्ष भी दिखाएंगे, क्योंकि सप्तमेश नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। भाग्य भाव के स्वामी का नीच का होना, जिनका नीच भंग अगर आप नवमांश चक्र में देखेंगे तो वहाँ भी लगभग नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वो कन्या राशि में ही बैठ रहे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति शनि की नवमांश चक्र में बन रही है, जो शारीरिक सुख और विवाह के बाद के सुखों का दर्शन करा रहे हैं। पर यहाँ पे सप्तमेश और नवमेश एक साथ 11वें भाव में बैठे हैं। सिद्धांतकार ये भी लिखते हैं कि 9वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठना ये कई बार भाग्य की चिंताएं भी देते हैं, क्योंकि ये नेष्ट भाव होता है ना, इस वजह से कई बार ये कष्टप्रद स्थिति भी पैदा करते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। सप्तमेश अगर शनि के साथ बैठे हैं तो कोई भी ऐसा दाम्पत्य तय हो जहाँ पे बहुत अनुशासन हो, वो व्यक्ति जिनसे विवाह हो वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के न हो, लालची न हो और बेरोजगार और आलसी न हो। 8वें स्थान में उच्च के मंगल का बैठना व्यक्ति के कंसंट्रेशन को और टेक्नोलॉजी के ज्ञान को आगे बढ़ाता है। चंद्रमा भी 8वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे व्यक्ति के बल बुद्धि चित्त को स्थिर रखने में मदद मिलती है, जबकि भविष्य को समझने की मदद यहाँ पे केतु के कारण मिलती है। मंगल वहाँ 17 अंश के श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के साथ, केतु वहाँ 10 अंश के श्रवण नक्षत्र में और चंद्रमा 3 अंश के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि सूर्य जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका अधिपति बुध वहीं बैठा है। सूर्य बैठे थे ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध यहीं बैठे थे, और मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में उसका अधिपति चंद्रमा वहीं बैठा है। इस वजह से यहाँ सूर्य भी और मंगल भी दोनों इस कुंडली में बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव 11वें के साथ साथ 6ठे भाव के स्वामी होकर के नेष्ट या पापी भाव के स्वामी होते हैं, और इस कुंडली के लिए वो मारक भी सिद्ध होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होने से चंद्रमा को मारक दोष लगता नहीं, क्योंकि चंद्रमा मारक होते नहीं हैं, लेकिन राहु बैठे हैं, इस वजह से राहु मारक होंगे। द्वितीय भाव में क्या कहा, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम कहा ना। तो द्वितीय भाव से ज़्यादा सप्तम भाव जो होता है वो सप्तम भाव मारक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है। तो राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव पे मंगल राहु शनि आदि ग्रहों का प्रभाव, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे है, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है, और जरा ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, द्वितीय भाव पे चंद्रमा मंगल का और राहु का प्रभाव है। इस वजह से राहु शनि और मंगल इस कुंडली में अपनी दशाकाल में मारने का काम करेंगे। मतलब हमें उस दशाकाल में अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपनी पैतृक संपत्ति, अपने माता पिता, अपना अनुशासन और साथ ही साथ हमारे कुटुंबजन और हमारे बड़े भाई, इन लोगों का ध्यान और इन लोगों से सावधानी या इन लोगों के से हमारे संबंधों को कमजोरी न मिले, इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ केतु अष्टम भाव में व्यक्ति को भविष्य दृष्टा बनाते हैं और पेट से संबंधित परेशानी देते हैं, जो कि सामान्य है। यहाँ केतु चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति दानी और परोपकारी होता है, पर सामान्यतः उसके नियमित दिनचर्या में कभी कभी बाधाएं भी उपस्थित होते देखी जाती हैं। नवम और अष्टम भाव के स्वामी होने से दोषयुक्त होते हैं शनि, नवमेश होने से शुभग्रह हो गए, लेकिन अष्टमेश होने से पापग्रह हो गए। शनि और मंगल का आपस में एक दूसरे से केंद्र में होना कई बार भगोड़ेपन की प्रवृत्ति भी देता है। मतलब व्यक्ति कई बार क्विट करता है जब उसके मन के हिसाब से बहुत बार परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि लग्नेश 6ठे भाव में बैठे हैं, तो कई बार वो हताश, निराश, उदास या परेशान या चिंतित बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस कारण से कई बार उसके चरित्र में या ज्ञान में या बुद्धि में या नेचर में ऐसा भाव आने लगता है कि छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, और वो छोड़ देता है। जबकि जीवन इसका अर्थ असली रूप से ऐसा नहीं कहता है। आप लगातार लगे रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता, ये राहु और इस भाव के स्वामी चंद्रमा चूंकि उसको देख रहे हैं मंगल के साथ, तो अपनी एनर्जी डालते रहिए, सफलता निश्चित है। दशम भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठना पिता से धन देता है, और पिता के ऊपर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक या काफ़ी समय तक
आश्रित रहता है, लगभग कई बार तो गुरु की दशा तक, या कई बार व्यक्ति पिता से वक्त बेवक्त उससे मदद लेनी पड़ती है या पिता से उसको सहयोग मिलता रहता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। एकादशवें भाव में शनि के साथ गुरु बैठे हैं। शनि वहाँ भरणी नक्षत्र के मित्र के नक्षत्र में, शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी शुक्र उन्हें देख रहा है, और गुरु बैठे हैं जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में, उसके अधिपति केतु अपने कारक क्षेत्र में बैठे हैं। तो यहाँ गुरु और शनि भी ठीक हो गए, यहाँ मंगल और सूर्य भी ठीक हो गए। सूर्य और मंगल नक्षत्र के स्वामी के साथ बैठे हैं, इस वजह से ठीक हो गए, और शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा है, इस वजह से ठीक हो गए। नवांश चक्र में तुला राशि बनती है। यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्न में राहु, व्यक्ति प्रेम को लेकर के या पसंद को लेकर के बिल्कुल ही सजग है। दिग्बली शुक्र लग्नेश होकर के सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष संतान में दिक्कत देता है, और कई बार सामने वाला जो पति होता है या स्पाउस जो है वो षड्यंत्र का शिकार होता रहता है। गुरु राहु और केतु के संपर्क में वो स्थिर मानसिकता का थोड़ा कम, चंचल या घूम करके पैसे कमाना या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाने वाला होता है। नवम स्थान में जो मंगल बैठे हैं वो इस कुंडली के अच्छे नहीं होते। यहाँ भी मंगल को अच्छा भाव नहीं मिला है, मारक हो जाते हैं। यहाँ इस कुंडली के लिए भी मंगलदेव अच्छे नहीं होते हैं। इस कुंडली में कोई भी ग्रह बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र में सप्तम भाव खाली है। इस कुंडली की कमजोरी क्या है? आचार्य वैद्यनाथ ने लिखा कि जन्म कुंडली का केंद्र भरा होना आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में जब केंद्र खाली रहेगा तो कुंडली की थर्स्ट कैपेसिटी को कमजोर करता है। इस वजह से व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की जो गणना है, व्यक्ति का जो सफल होना है वो थोड़ा डिले करता है, या कई बार व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के प्रक्रम में बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली का केंद्र खाली है। इस वजह से ही कई बार ताप संताप की बीमारी, स्वास्थ्य में परेशानी या आगे बढ़ने में मशक्कत डालना पड़ता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे शनि और बुध जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से शारीरिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, राहु वहाँ चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र वहाँ धनिष्ठा में बैठे हैं, नवांश में मंगल से दृष्ट हैं। तो शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव, व्यक्ति विवाह के बाद आभूषण का प्रेमी होता है और आभूषण उसे मिलता भी है। चंद्रमा और सूर्य का पंचम भाव में बैठना कई बार संतान और दाम्पत्य में प्रेमी और कमजोरी दोनों दिखाते हैं, हालांकि यह अच्छी बात नहीं है। इस भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना कई बार वात जनित परेशानी या कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित बीमारी देते हैं, ऑपरेशन वगैरह का योग लगा देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद सप्तम भाव में गुरु राहु और केतु के संपर्क में बैठ रहे हैं। इस वजह से मैं इतनी बात कहता हूं कि पति धार्मिक मिलेगा, पर थोड़ा बहुत लालची भी हो सकता है। नवम भाव में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। विवाह को लेकर के कोई भी निर्णय गलत ना हो, या कई बार व्यक्ति अपने रक्त से संबंधित परेशानियों के कारण, अति रक्त के प्रवाह के कारण भी कई बार कमजोरी का एहसास करता है। 12वें भाव में शनि बुध बैठे हैं, जो दाम्पत्य को बहुत लाभान्वित करते हैं और शारीरिक सुख और एक अच्छा व्यय, घर से दूर जाकर के भी अगर व्यक्ति विवाह के बाद रहना चाहता है तो निश्चित रूप से रह सकता है। तुला राशि तुला लग्न, मकर राशि मकर लग्न, मेष राशि मेष लग्न के जातकों से विवाह हो, विवाह की दिशा पूरब हो। कारोबार करने के लिए आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य, गुरु के साथ बुध की दशा लाभान्वित करेगी। लग्न कुंडली के लग्नेश यहाँ के भी लग्नेश होते हैं। यहाँ बुध और शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, यहाँ भी बुध और शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं। दशमांसा चक्र में यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लाभ, चंद्रमा का बैठना धन लाभ, सूर्य का बैठना दिग्बली होकर के पिता को पैसे देना वक्त पड़ने पे, शुक्र और मंगल का बैठना MBA, फाइनेंस, बैंकिंग या बहुत अच्छे पद पे आधुनिक शिक्षा में जाना, गुरु का सप्तम भाव को देखना बहुत लाभ योग। और यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो लगभग ठीक बनी है। अगर केंद्र में बुध बैठे हैं, केंद्र में शनि बैठे हैं, केंद्र में सूर्य बैठे हैं और चतुर्थ भाव में पंचम भाव में चंद्रमा जो बैठे हैं वो लाभ को प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब अच्छे दशमांसा की निशानी है। तो ये मैंने आपसे इतनी बात कही है। विवाह के लिए पूरब दिशा, दशमांसा चक्र में सूर्य का केंद्र में होना, बुध और शनि मतलब लग्नेश और भाग्येश का एक साथ चतुर्थ भाव में होना, सप्तमेश का सप्तम को देखना और पराक्रमेश का दशम स्थान में बैठने के साथ धनेश का स्वग्रही होना या धन भाव से 4 घर आगे बैठना, स्वग्रही नहीं, इस भाव से 4 घर आगे बैठना, ये सब कुंडली के श्रेष्ठ परिणाम को देने वाले बन रहे हैं। व्यक्तित्व तो ठीक है, वाणी संयम रखने की आवश्यकता, कड़वा और कठोर ना बोलें। मेहनत बहुत अच्छी है, ये कुंडली धन मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। जितना परिणाम प्राप्त करना चाहिए वो थोड़ा लेट से होगा। नौकरी और व्यापार में से नौकरी ज़्यादा अच्छे हैं, व्यापार बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ इस कुंडली के रिसर्च को और भी ज़्यादा ठीक रखा जा सकता है, कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता।
किसी भी अनजाने व्यक्ति से भय खाना है, विष वाले जानवरों से बच के रहना है और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी है। भाग्य का बल ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद बिल्कुल ठीक है और कुंडली प्रगति को प्राप्त करेगी, इसमें ज़रा भी संशय नहीं, क्योंकि दशम भाव ठीक बना हुआ है और लगभग आप जितना चाहते हैं उतना मिल जाएगा। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में शनि, चंद्रमा, बुध, राहु और केतु की दशा मानसिक शांति देने वाली होगी, जबकि गुरु, मंगल और सूर्य की दशा धनदायक होगी। शुक्र की दशा धन व्यय कराने वाली होगी। गुरु की दशा के साथ शुक्र और शनि के साथ मंगल की दशा लाभ, भवन, भूमि, वाहन और स्थान का लाभ देने वाली होगी। पिता और माता दोनों के सुख इस कुंडली में 100% अच्छे हैं। माता का सुख थोड़ा कमज़ोर या रुग्ण है। संतान का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमज़ोर सा दिख रहा है और वो पेट की कमज़ोरी के कारण हो रहा है। पूजा पाठ, चरित्र का बल इस कुंडली में गुरु, बुध और सूर्य दिखा रहे हैं, जबकि इस कुंडली में सूर्य के साथ बुध और राहु की दशा रोगों को देने वाली हो सकती है, जिसमें हड्डी या वात, पित्त, कफ परेशान कर सकता है। क्लियर है। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो आपको दान करना चाहिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अनुराधा, स्वाति, पुष्य, भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छे रहेंगे। दिन शुक्रवार और बुधवार का अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ या पूरब दिशा की तरफ, दोनों ही ठीक है। इस कुंडली में मारक बन रहे हैं राहु और साथ ही साथ मंगल, शनि, इस वजह से हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी सूर्य, बुध, शुक्र और ये केतु अच्छे बैठे हुए हैं सामान्यतया। इतनी सारी चीज़ें हैं। रत्न इस कुंडली में जीवन पर्यंत जिसको आप धारण कर सकते हैं वो आपकी कुंडली के बुध का रत्न पन्ना है। 5 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने में धारण करें। सूर्य को अर्घ नित्य दें। ये शीर्षोदयी राशि है, इस वजह से सफलता निश्चित होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह विराजमान है वो है शनि, जो आपकी कुंडली के भाग्येश हैं। नवांश कुंडली में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से लगभग वो ठीक हो रहे हैं। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी ही आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह हैं, इस वजह से शनि की दशा बुढ़ापे में अच्छी जाएगी। अभी वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, इस वजह से लाजवर्त धारण करना चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ विवाह इस कुंडली का 100% अच्छा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी है जो पति के पेट और स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकती है। विवाह करने से पहले कुंडली आवश्यक रूप से मिला लेना ठीक रहेगा। राहु की दशा 2037 तक है। शुक्र की दशा और साथ ही साथ राहु में शुक्र की दशा धनदायक होगी। राहु में मंगल की दशा चोट चपेट की घटनाएं दे सकती हैं, जबकि गुरु की महादशा में शुक्र, मंगल, चंद्रमा और सूर्य के साथ बुध की दशा अच्छी जाएगी। शनि की महादशा में गुरु थोड़े बहुत कमज़ोर, शनि की महादशा में मंगल कमज़ोर, शनि की दशा में सूर्य कमज़ोर। बाकी शनि की महादशा में केतु भी कभी कमज़ोरी या मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।